आइए अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 में। और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? आपने बच्चों की आवाज सुनी, यानी कि बच्चे आए हुए हैं। आज सप्तमी का दिन है नवरात्रि का, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। उसमें आज पढ़ रहे हैं पार्ट 2। क्या पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे अम्ल और भस्म दोनों के बारे में बढ़िया से। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल और भस्म की क्या परिभाषा दी गई, अम्ल को कैसे पहचानिएगा, क्षार को कैसे पहचानिएगा, भस्म को कैसे पहचानिएगा, ये सब बातें आप लोगों ने सीख लिया था इसके पिछले क्लास में, यानी कि पहले वाले वीडियो में। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप जुड़िए बिट्टू सर से। निश्चित तौर पर सबसे अलग और सबसे मने हट करके, सबसे अलग और सबसे बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, उसका पार्ट 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। थोड़ा सा देख लीजिए, किसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। देखिए, उदासीनीकरण आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, कोई अम्ल होगा और कोई क्षार होगा या भस्म होगा, अगर उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या बनाता है? लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। इस बात को लिख देना है कि जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर, आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण और जल। लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जल बनाते हैं, है ना। लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सीधा बढ़ जाइए। जब प्रतिक्रिया होगी किसकी? अम्ल, और किसकी प्रक्रिया अभिक्रिया होगी? भस्म। जैसे अम्ल को और भस्म को जब आपस में अभिक्रिया करा दीजिएगा, एक अम्ल लीजिएगा, एक भस्म ले लीजिएगा, जब दोनों को अभिक्रिया कराइएगा तो यह बनाता है क्या चीज? लवण प्लस जल। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें भी इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया था, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया का जिक्र हमने किया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। हमने एक बात और सिखाई थी आप लोगों को, क्या सिखाई थी? कि जिसके आगे H रहे वह क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, और जिसके पीछे OH रहे वह क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। थोड़ा सा अलग इसमें हम पढ़ाएंगे, और वो तो एक पहचानने का एक नियम बताए भी थे, है ना। इसके बाद कुछ और भी बताएंगे, लेकिन अभी जरा सा इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कोई अम्ल ले लेते हैं जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम तो जानते ही होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, है ना। और इसके साथ कोई एक भस्म ले लेते हैं जिसका नाम है NaOH। हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? NaOH। ध्यान से देखिएगा, ई प्लस है, ई माइनस है, ई प्लस है, ई माइनस है। ये हम प्लस माइनस जो देते हैं वो आपको समझ में आता है? किसी भी सूत्र का जब निर्माण होता है तो विद्युत धनात्मक तत्व और विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि सबसे आगे जो लिखा जाता है वह प्लस है, उसके बाद वाला क्या है? माइनस है। अब जैसे ही अभिक्रिया होगी तो आपको पता है कि ये दोनों अलग हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएगा। इसका प्लस और इसका माइनस एक जगह हो जाएगा, और इसका प्लस और इसका माइनस एक जगह हो जाएगा, नो डाउट, है कि नहीं। अभिक्रिया होने के बाद ये टूटते ही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर Na और Cl इसका प्लस इसके माइनस के साथ संयोग करेगा तब बना देगा NaCl। अब क्या NaCl में H या OH लगा हुआ है? नहीं है, यानी कि वह क्या है? लवण है। और उसके बाद जल बनाना ही है, यानी कि H एक ठो यहाँ, यहाँ का H, दूगो H और एगो O,
यानी क्या बना देगा H2O, यानी कि इसका प्लस इसके साथ आपका ये कर लेगा, है ना, और इस तरह से क्या बना देगा, जल का निर्माण कर देगा। क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम लोग कोई और अम्ल ले लेते हैं जिसका नाम है H2SO4, ये भी क्या है, अम्ल है, जिसे इसके भी आगे H, इसके भी आगे H, अम्ल है कि नहीं? तो अम्ल की अभिक्रिया किसी भी हम लोग भस्म से करते हैं तो अब ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस एक जगह हो जाएगा, और जब एक जगह हो जाएगा तो क्या बना देगा, KSO4 के साथ मिलकर के K2SO4 बना देगा। क्या बना देगा, K2SO4। IOH और H2 मिलकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब देखिए लवण प्लस जल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं। HCl की पुनः अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH से। किससे करा दे रहे हैं, NH4OH से। ये प्लस माइनस, निश्चित है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये जब जाएगा तो क्या बना देगा, NH4Cl। क्या बना देगा, NH4Cl, और प्लस क्या बना देगा, H2O। आप देखिएगा हर परिस्थिति में अम्ल और भस्म को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो वह लवण और क्या बना देगा, जल बना देगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमको लवण भी पढ़ना था, अम्ल भस्म लवण तीनों चीज पढ़ना था। अम्ल भस्म कुछ पढ़े भी थे, कुछ लवण को भी पढ़ लिए हम लोगों ने। यहाँ पे ये सब क्या है, लवण है, ये सब क्या है, लवण है कि नहीं है? और इस प्रकार से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में? एक बात इस बात को नोट कर लीजिए, देखिए क्या सर भस्म और क्षार में कुछ अंतर भी है? थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए क्या है इससे। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उसी को क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाते हैं, हमने बताया था ना कि जब भस्म जो है जल में घुल करके OH आयन देता है, और अम्ल जल में घुल करके क्या दे देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो जब OH आयन दे दिया कि क्या चीज करके, जल में घुल करके, तो निश्चित है कि भस्म जल में घुलते भी है। आप टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं जल में घुलता है जाकर के, तब ना झाग उत्पन्न करता है, दांत की अम्लीयता को हटाता है। इसे पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, और थोड़ा सा रिटर्निंग दीजिए। जो बात बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान से समझिए इस बात को कि नोट में हम इसी बात को कहे कि सर हमने पूछा है आपसे कि क्या भस्म और क्षार में अंतर है, तो थोड़ा सा हमने अंतर कहा। क्या कहा कि जो भस्म जल में घुल करके, जो भस्म जल में बढ़िया से घुलनशील है, जो भस्म जल में घुल जाएगा उसी को क्या कहते हैं, क्षार। उसको क्या कहते हैं, क्षार। तो जो इसको बात को लिख दीजिए कि जो भस्म जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होगा, जो भस्म जल में घुलनशील होगा उसे क्या कहते हैं, क्षार। उसे क्या कहते हैं, क्षार। उसे क्षार कहते हैं, समझे कि नहीं? अब थोड़ा सा किताबी भाषा में इसी को जान लीजिए, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एक ही बात है कि नहीं है? अलग अलग थोड़ी बोले, बोलबे नहीं करता है, अलग अलग थोड़ी बोले हैं, एक ही में बोले हैं। हमने क्या कहा, जो भस्म जल में घुलनशील है, या हमने कहा कि जल में घुलनशील भस्म को, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है कि नहीं? इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको हमने कहा था कि देखिए पहचानने के लिए कि अम्ल भस्म को कैसे पहचानिएगा, तो ध्यान से समझिए। आपने पहचाना था किसको, अम्ल को और भस्म को। किसको, अम्ल और भस्म को। हमने क्या पहचान बताया था, देखिए ध्यान से। हमने कहा था कि जिसके आगे H लग जाए सब क्या है, अम्ल है, और जिसके बाद में भस्म OH, जिसके पीछे OH लग जाए उसको क्या कहेंगे, भस्म। जैसे आप देखिए HCl, ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। बताए थे कि नहीं बताए थे? HNO3 क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। H2CO3 क्या है, अम्ल है। इसे पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? इसके बाद आपको बताए थे HbO3, ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। क्यों अम्ल आपने इसको कहा था? इसलिए आपने कहा था कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, H, है ना? मैंने कहा भी था इस चीज को, है ना? उसी तरह से आप देखिए जरा सा कुछ भस्म के बारे में देख लीजिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं NaOH, OH लग गया इसके लास्ट में तो क्या हो गया, भस्म। आप आसानी से पहचान रहे थे, NaOH लग गया, भस्म है। या CaOH का होल 2 पढ़ रहे हैं,
ये सब क्या है, भस्म है। या LiOH के बारे में देखिए, LiOH क्या है, भस्म है। या देख लीजिए NH4OH, NH4OH ये सब क्या है, भस्म है। या MgOH का होल 2 जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, है ना, MgOH का होल 2, इस सब को हम लोगों ने भस्म क्यों कहा, इन लोगों को हम लोगों ने भस्म क्यों कहा कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, देख रहे हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, इसलिए इसको हम लोग भस्म कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही लोग अम्ल होते हैं, या यही परिभाषा है मूल रूप से भस्म की? नहीं, सिर्फ इतना ही को हम लोग अम्ल नहीं कहेंगे, या इतना ही को भस्म नहीं कहेंगे, तो कुछ और, चूंकि अम्ल, भस्म और लवण इस चैप्टर का नाम है, तो थोड़ा सा विधिवत पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। आमतौर पर मोटा मोटी इस बात को आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आगे हम लोग चलिए तो ध्यान से समझिएगा। क्या चीज समझिएगा, सो समझिए। इसको हम लोग ऊपर में ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिए, क्या, सो समझिए। देखिए, आपको एक बात और जानना पड़ेगा, धातु अगर है तो धातु अगर ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। धातु का क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, समझ में आ रही है बात ना, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्या करेगा, संपर्क करेगा, तो धातु जब ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो वह भस्म का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भस्म। तो आप लोग कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। तो इस बात को हम जरा सा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। अब इसमें OH नहीं भी लगा हुआ रहेगा, समझे कि नहीं, अगर इसमें OH नहीं लगा हुआ है, समझे कि नहीं, लेकिन अगर वह धातु है और ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो वो भस्म कहलाएगा, उसमें OH नहीं लगा हुआ रहेगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम आपको पहचान में बता दिए कि क्या होता है भाई, तो धातु का जो ऑक्साइड होगा, तो धातु के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, भस्म होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से रखिएगा, ये नहीं कि ओछराहे रखिएगा। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। कुछ उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, धातु के मतलब क्या हो गया, आप इस बात को एकदम कान खोल करके नोट कर लीजिए। जैसे जिसका नाम आप जानते हैं, लोहा धातु है कि नहीं। आप सोना क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। इसके अलावा जितना में भी, माने इन सबों के अलावा जिसका नाम आप लोग जानते हैं कि धातु है, ये लड़की धातु है, जिसके अंत में यम लगा हुआ है, जिसके अंत में क्या लगा हुआ है, यम। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, समझे कि नहीं, जिसके भी अंत में क्या लगा हुआ है, यम। क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है। जैसे कैल्शियम, तो ये सब क्या है, धातु है। ये सब क्या है, धातु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी लोग को तो आप जानते हैं, लोहा को, चांदी को, सोना को, जिंक को, इसमें यम नहीं भी है, लेकिन जानते हैं ना, जैसे जस्ता है, तो जस्ता ये सब क्या है, धातु है कि नहीं। तो और इसके अलावा, इन सबों के अलावा अगर जिसके भी अंत में यम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यम, वो सब धातु है। वो सब क्या है, धातु है। अब कहते हैं कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, तो सर क्या ये भस्म है? जैसे देखिए, जेड, ध्यान से समझिएगा, Zn क्या हो गया, Zn धातु हो गया, और ऑक्साइड यानी कि O, Zn, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, O। अभिक्रिया करके क्या बना दिया, ZnO। तो ZnO ये क्या होंगे, भस्म होंगे। ये क्या होंगे, भस्म होंगे। तो सर आप तो पढ़ाए थे कि जिसमें OH लगा हुआ है उसी को भस्म कहेंगे, तो हाँ उसको कहेंगे, उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको तो भस्म कहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर धातु का ऑक्साइड होगा तो वह भी क्या हो जाएगा, भस्म होगा। ये भी एक पहचान बताते हैं। धातु अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, और धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, और कोई धातु ले लीजिए, जैसे Mg ले लेते हैं। तो Mg की अभिक्रिया O से कराते हैं। किसके साथ करवाते हैं, O के साथ। तो क्या बना देगा, MgO। क्या बना दिया, MgO। तो MgO क्या हो गया, भस्म हो गया। क्या हो गया, भस्म हो गया। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे कॉपर है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो CuO बना देगा। ये भी क्या है, भस्म है। ये भी क्या है, भस्म है। या कैल्शियम है और O के साथ अभिक्रिया करा दिया तो यह क्या बना दिया, CaO। तो ये भी क्या है, भस्म। ये भी क्या है, भस्म है।
इतना बात कितने बच्चों को समझ में आ गया समझ में। तो जब धातु के ऑक्साइड भस्म होता है तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड जो होगा वह अम्ल होगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्ल होगा। कहीं से कोई शंका है इसमें? तो इस बात को नोट कर देते हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं। लिख देते हैं अम्ल या अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको भी बहुत अच्छे से इसलिए घेर दे रहे हैं ताकि आपको अम्ल और भस्म में और अंतर नहीं। इसमें तो अब इसी बात को नहीं रखिएगा ध्यान में कि बीटू सर तो बोले थे कि जिसके अंतिम में OH लगेगा उसमें उसको भस्म कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो OH नहीं लगा हुआ है। तो हम ये भी तो बताए हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी भस्म होते हैं। और हमने कहा था कि जिसके आगे H लग जाए वो अम्ल होता है, जो आगे लग जाए H आगे लग जाए तो उसको अम्ल कहेंगे। और इसमें देखिएगा तो H नहीं रहेगा, H क्या रहेगा? नहीं रहेगा, तो इसको अम्ल कैसे कहेंगे? तो जब उ बतिया को याद है तो यह बतिया याद रख लीजिए। इसीलिए पूरा का पूरा पढ़ाई कीजिए, समझे कि नहीं? अधूरा पढ़ाई कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? बहुत अम्लीय होते हैं। तो अधातु का मतलब क्या? जैसे कार्बन क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु है। और उसका ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे? जैसे फास्फोरस क्या होता है? अधातु है। जैसे कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। और इसका ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। समझे कि नहीं? इसीलिए तो इसको पेय पदार्थ में डाल करके हम लोग पीते हैं। जितना भी पीने वाला पदार्थ है, ठंडा वगैरह लेते हैं, स्प्राइट है ना, कोका कोला, पेप्सी, ये सब जो पीते हैं तो देखिएगा अंदर से पूरा ढकार आ जाएगा पीने के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहना चाहता है? वो पेट के अंदर नहीं, वो वायुमंडल में जाना चाहता है। इसलिए जब आप पीजिएगा ना तो आपके पूरे पेट की गंदी गैसों को लेकर के बाहर निकल जाएगा। इसलिए कभी कभी पेट खराब हो जाता है तो लोग स्प्राइट, पेप्सी, कोका कोला ये सब का इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं? ताकि गंदी गैसें जो है कहाँ निकल जाए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाए। तो जब पीजिएगा तो नाक मुंह झंझना जाएगा, है ना? तो काहे झंझना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। समझे कि नहीं? तो वह क्या है? अम्लीय है। वह क्या है? अम्लीय है। जैसे S+O2, S क्या है? अधातु। सब इधर अधातु लिख रहे हैं, इधर सब ऑक्साइड लिख रहे हैं, इधर सब इसका गुण बता रहे हैं कि अम्लीय है। SO2 क्या है? SO2 यह क्या है? अम्लीय है। जैसे हम लोग फास्फोरस को ले लेते हैं, PO2, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बना देगा PO4। क्या बना देगा? PO4। तो यह क्या हो गया? अम्लीय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अधातु के यहाँ पे किसी में H लगा हुआ है? किसी में H लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। अब जब किसी में H नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्या यह अम्लीय नहीं होगा? होगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये तो निश्चित है कि अम्ल होगा ही होगा। ये तो सीधी सी बात है कि अम्ल होगा, ये जानते हैं कि भस्म होगा। लेकिन आपको ये भी जानना है कि कभी कभी आप लोगों को धातु के जो भी ऑक्साइड रहेंगे वह भस्म होंगे और अधातु के ऑक्साइड जो होंगे से क्या होंगे? अम्ल होंगे। इस बात को भी पहचानना होगा। समझे कि नहीं? तो अगर इसमें से इतना पढ़ लिए तो जरा सा हम लोग इस बात को और देखिए ध्यान से। इधर साइड कर देते हैं इसको। अब हम लोग जरा सा इसमें अब अभिक्रिया कराते हैं इस तरह से। कैसे से देख लीजिए। इसको इधर से एक लाइन खींच देते हैं, इधर से एक लाइन खींच देते हैं और देखते हैं ध्यान से। क्या देखते हैं सो समझिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कराएगा तो क्या बना देगा? लवण प्लस जल। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अभी? जोर से बोलिए। कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना जाएगा? लवण प्लस जल। इसमें कोई शंका नहीं है। ये आप लोगों ने पढ़ा, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं जिसका नाम है HCl और यहां से कोई भस्म को उठाते हैं जिसमें OH नहीं लगा हुआ है, जिसमें OH नहीं लगा है और फिर भी क्या है? भस्म है। तो हम HCl की अभिक्रिया करा दे रहे हैं किसके साथ? CaO के साथ। किसके साथ करा दे रहे हैं? CaO के साथ। तब देखिए तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस। निश्चित है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये जब जाएगा तो CaCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? CaCl2 और प्लस जल है तो जल का सूत्र H2O, यानी कि यहाँ O और यहाँ H आपस में मिलकर क्या बना देगा? जल। अब देख लीजिए CaCl2 भी क्या हो गया? लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया।
अब देखिए दूसरा, अब हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं, बात समझिएगा, हम लोग इस तरह से लेकर के चल रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि एक इस तरह का भस्म ले रहे हैं और एक इस तरह का अम्ल ले रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। जैसे अगला में देख लीजिए, H2SO4 ले लिए। H2SO4 तो सबको पता है कि अम्ल है। इसमें से किसी भस्म को ले लेते हैं, इसमें से किसी भस्म को ले लेते हैं, वो भस्म आप ले लेते हैं ZNO। क्या ले लेते हैं? ZNO। प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलकर के ZnSO4 बना देगा, और यहां पे क्या दे देगा? जल। यहां पे क्या दे देगा? जल। तो ये भी क्या हो गया? लवण। ये भी क्या हो गया? लवण हो गया। अब जैसे देख लीजिए, अब एक काम कीजिए जरा सा, एक और देख लीजिए उदाहरण। अब इसमें का हम लोग अम्ल ले लेते हैं, इसमें का अम्ल ले लेते हैं CO2, इसमें का अम्ल क्या ले लेते हैं? CO2। CO2 क्या है? अम्ल है। अरे भैया देखिए ना, यहाँ अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, C+O2 CO2, CO2 क्या हो गया? अम्ल। तो यहाँ CO2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल। क्या है ये? अम्ल। और एक क्या कर लेते हैं कि अब इसमें से हाइड्रोक्साइड यानी कि भस्म ले लेते हैं, यानी कि CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसका प्लस माइनस, वो प्लस माइनस इसमें नहीं चलेगा, इसमें प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं, सीधा जान लीजिए। कैल्शियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? CaCO3। क्या बना देगा? CaCO3। समझ में आ गई बात ना? और OH मिलकर क्या बना देगा? जल। आगे समझ में? तो अम्ल प्लस भस्म, हमने क्या किया? अब इसमें से भस्म लिया, इसमें से अम्ल लिया, है ना, उसकी अभिक्रिया इन लोगों से करवाई, तो देखा कि इससे भी हमको लवण की प्राप्ति हो रही है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, अब सूचक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सूचक। सर सूचक क्या है? तो देख लीजिए ध्यान से, सीखिए। सूचक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसा रंजक, आपको करना क्या है कि सूचक हम लोग कुछ पदार्थ का नाम बोलेंगे, उसको लेना होगा, और उसमें अगर अम्ल को डालिएगा तो उसका कलर में परिवर्तन हो जाएगा, उसका कलर में क्या हो जाएगा? परिवर्तन, और सूचना देगा कि हम अम्ल हैं कि हम भस्म हैं, है कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? सूचक। मैंने कहे तो वैसा रंजक जो अम्ल और भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? रंग में परिवर्तन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक। समझे कि नहीं? तो इस बात को लिख देते हैं कि वैसा रंजक, क्या लिख रहे हैं? वैसा रंजक जो अम्ल एवं भस्म के, जो अम्ल एवं भस्म के, ध्यान समझिएगा, वैसा रंजक जो अम्ल एवं भस्म के, है कि नहीं, द्वारा रंग में परिवर्तन हो, अम्ल एवं भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन करता हो, रंग में परिवर्तन करता हो, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम सूचक का नाम कुछ लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? सूचक का नाम। और यहां पर देखिएगा, हम लोग अम्ल को ले लेंगे, और यहां पर क्या रख लेंगे? भस्म। यहां पर क्या रखेंगे? भस्म। ठीक है, इस बात को समझिए। अब सूचक में ले लेते हैं लिटमस पत्र को। मार्केट में जाएगा, 10 रुपया में दे देगा लिटमस पत्र। क्या दे देगा? लिटमस पत्र। क्या दे देगा? लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र तो दो तरह के होते हैं, नीला और लाल। क्या होते हैं? नीला और लाल। तो अगर आप नीला ले लीजिएगा लिटमस पत्र, और उसमें अम्ल, अम्ल बोले तो नींबू का रस, नींबू का रस, तो नीला लिटमस पत्र ले लीजिएगा, और अगर वह माने नीला होगा, तो अगर आपको जानना है कि नींबू अम्ल है कि भस्म है, या कोई पदार्थ अम्ल है कि भस्म है, इस बात को जानना है, तो आप नीला लिटमस पत्र पर उसको गिरा दीजिए। अगर उसको गिराइएगा तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। तो अगर वह नीला से लाल हो गया, तो आप दिमाग लगा लीजिए कि वह अम्ल है। वह क्या है? अम्ल है। ये दिमाग आप लगा लीजिए। अगर आपने लाल लिटमस पत्र लिया हो,
लाल लिटमस पत्र लिया हो और उसमें नींबू का रस गिरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें भस्म को गिरा दीजिए, क्या गिरा दीजिएगा? भस्म। अगर आप भस्म को, भस्म बोले तो जैसे चूना जल होता है ना, चूना जिस जल में डाला जाता है, तो चूना वाला पानी ले लीजिए। अरे चूना वाला सब पानी आपको चूना लेकर के डाल दीजिएगा, बस चूना का पानी हो जाएगा। या जो खनिया उनिया बनाता है तो उसके ऊपर पानी जम जाता है ना चुनवा में, वो पानी को ले लीजिए और उसको लिटमस पत्र पर गिराइए। कौन लिटमस पत्र पर गिराइए? लाल पर। अगर वह नीला हो गया तो जो वस्तु आप गिराए थे या जो वस्तु आपने लाल लिटमस पत्र पर डाला वह भस्म है। वह क्या है? भस्म है। आ गया समझ में? तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है। क्लियर हो गया? एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या ले लेते हैं सो समझिए। हम ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या ले लेते हैं? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है सब मार्केट में मिल जाएगा। सब कहां मिल जाएगा? मार्केट में। मिथाइल ऑरेंज अगर लीजिएगा और उस पर कोई भी अम्ल को डालिएगा, किसी भी तरह के अम्ल को डालिएगा, तो वह जो अम्ल होगा वह क्या कर देगा? लाल। उस मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? लाल। उसको क्या बना देगा? लाल। अब अगर कोई भस्म लीजिएगा तो वह मिथाइल ऑरेंज को बना देगा पीला। वह क्या बना देगा? पीला। अब आ गया समझ में? अब दूसरा चीज कुछ ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं अगला में कोई और सूचक ले लेते हैं जिसका नाम है फिनोल्फेथिलीन। क्या ले लेते हैं? फिनोल्फेथिलीन। क्या ले लेते हैं? फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फिनोल्फेथिलीन। अगर आप फिनोल्फेथिलीन लीजिएगा और उस पर अम्ल डालिएगा, क्या डालिएगा? अम्ल, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन, माने रंग में परिवर्तन होगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। जैसे पानी होता है ना, उस टाइप का हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। उसमें कोई रंग नहीं आएगा, वह क्या हो जाएगा? रंगहीन। लेकिन यही फिनोल्फेथिलीन पर अगर आप भस्म गिराइएगा तो उसका कलर हो जाएगा गुलाबी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। उसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी। आ रहा है समझ में? अगर आप ले लेते हैं जो घर में आपका सामान है, हल्दी। क्या है? हल्दी। अगर आप हल्दी ले लेते हैं और उस पर अम्ल गिराते हैं तो हल्दी का जो कलर है वही रह जाएगा, यानी कि पीला है तो कैसा रह जाएगा? पीला। या हो सकता है कि और पीला हो जाए। अम्ल अगर हल्दी पर गिराइएगा तो क्या हो जाएगा? पीला। आप जाइए हल्दी लीजिए, उस पर नींबू का 2-4 बूंद गिराइए, तो उस पर गिराइएगा तो उसका कलर और क्या हो जाएगा? पीला। लेकिन अगर इसी हल्दी पर भस्म को गिराइएगा तो वह हो जाएगा लाल भूरा। वह क्या हो जाएगा? लाल भूरा। वह किस कलर का रूप धारण कर लेगा? लाल भूरा। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए दूसरा चीज। क्या देख लीजिएगा? अगर आप अपने घर में ले लीजिएगा चुकंदर। चुकंदर देखे हैं ना? अरे भैया, जब चुकंदरवा माने जब देखिए, जब वो गोरा रहे तो उसको बोलते हैं सलजम, और जब करिया हो जाए तो उसको बोलते हैं चुकंदर। समझे कि नहीं? जैसे गोरा आदमी है तो क्या कहते हैं? गोरका। और करिया क्या कहते हैं? करीवा। कहते हैं कि नहीं कहते? बस वही बात। तो जब वो उजला रहे, जब वो गोरा रहे कलर से, तो उसको कहेंगे क्या भाई? तो सलजम है। क्या है? सलजम है। और जब करिया हो जाता है तो बेचारा उसको कहते हैं चुकंदर है। ये आगे समझ में? अब क्या ले लीजिएगा? चुकंदर। और कैसे कर रहा है जी? और उस चुकंदर पर अगर आप अम्ल डालते हैं, उस चुकंदर पर क्या डालते हैं? अम्ल, तो वह हो जाता है लाल बैगनी टाइप का। वह कैसा हो जाता है? लाल बैगनी। और उस पर अगर आप भस्म डालते हैं तो हो जाएगा पीला। अगर भस्म डालिएगा तो क्या हो जाएगा? पीला। आ गया समझ में? अब देख लीजिए जरा सा, कितने बच्चों के पास गोभी का पत्ता देखे हैं? तो सबको यहां पता है कि गोभी का पत्ता का भुंजियो बना के लोग खा जाता है। तो गोभी का जो पत्ता है, लाल वाला गोभी का पत्ता लीजिएगा। लाल वाला गोभी का पत्ता ले लीजिएगा, ठीक है ना? तो उस पर अगर आप सुनिए, उस पर अगर आप क्या डालते हैं? अम्ल, तो वह हो जाएगा लाल बैगनी। वह क्या हो जाएगा? लाल बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल बैगनी।
और इसी लाल गोभी वाला पत्ता पर अगर भस्म को डालिएगा तो उसका कलर हो जाएगा हरा। उसका कलर कैसा हो जाएगा? हरा। और इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कोई अम्ल है और कोई भस्म है। आगे समझ में? तो ये चीज पहचानने के लिए आपको आंख का होना जरूरी है। क्या चीज का होना जरूरी है? आंख का। थोड़ा सा डांटिए तुम लोग। उसमें क्या है? आंख का होना जरूरी है। जिनके पास वो आंखें रहेंगी, है ना, वही पहचान सकता है देख करके। लेकिन अंधा आदमी कैसे पहचानेगा कि यह अम्ल है कि भस्म है? तो उसके लिए ऑल्फैक्टरी सूचक होता है। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी सूचक। तो इसको ऑल्फैक्टरी सूचक को हम लोग जरा सा पढ़ ले कि ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है, उसको जरा सा देख लेते हैं। कौन था जी? अच्छा अच्छा, ऑल्फैक्टरी सूचक। ऑल्फैक्टरी सूचक। तो ऑल्फैक्टरी सूचक का इस्तेमाल अंधा लोग करेगा कि जिसका आंख है वो करेगा? तो जिसका अंधा है वो करेगा। क्योंकि अंधा आदमी देख भी नहीं करेगा कि लाल हो रहा है कि लाल बैंगनी हो रहा है कि पीला हो रहा है कि हरा हो रहा है कि नहीं? तो ये तो जिसके पास आंखें हैं वो लोग देख रहा है, और जिसके पास अंधा है उसका वो कैसे जानेगा कि यह अम्ल है कि क्षार है? उसको तो बिना देखे हुए बनाना है। तो उसका आंख भले अंधा होगा, नाक तो उसका होगा ना, जो सुगंध ले सकता है, गंध को सूंघ सकता है, तो वह उसके आधार पर लेता है। समझे कि नहीं? तो अगर वैसा सूचक जो अम्ल एवं भस्म के द्वारा जो रंग में परिवर्तन नहीं हो बल्कि गंध में परिवर्तन हो जाए, किसमें परिवर्तन हो जाए? गंध में। तो गंध तो पहचान लेगा अंधा आदमी भी कि अम्ल का गंध ये होता है, भस्म का गंध ये होता है। और उस आधार पर अगर वह पता लगा लेता है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है, तो उसी को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सूचक। उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग इसको भी लिख देंगे कि वैसा पदार्थ है ना, क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल एवं भस्म, जिस पर अम्ल एवं भस्म, अम्ल एवं भस्म डालने पर, अगर अम्ल एवं भस्म डालने पर, है ना, क्या हो जाएगा? उसके रंग में परिवर्तन नहीं, गंध में परिवर्तन हो। क्या चीज में परिवर्तन हो? गंध में परिवर्तन हो। चूंकि अंधा आदमी कैसे जानेगा? गंध से जानेगा। गंध में परिवर्तन हो, उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आ गया समझ में? और इसका सबसे सटीक उदाहरण होगा कि प्याज। प्याज पर अम्ल और भस्म डालिएगा तो उसके गंध में दूसरा दूसरा तरफ का गंध निकलेगा। अम्ल डालिएगा तो जैसे नींबू डालते हैं प्याज में, तो वह दूसरा गंध देने लगता है कि नहीं? और उस गंध से अंधा आदमी पहचान सकता है कि इसमें प्याज के साथ नींबू डाल दिया गया है। समझे कि नहीं है? दूसरा इसी तरह से कौन सा हो सकता है पदार्थ? तो प्याज के बाद लवंग का तेल। क्या चीज का? डिस्टर्ब मत कीजिए। लवंग का तेल। लवंग का तेल अगर इसमें भी आप अम्ल भस्म डालिएगा तो इसका गंध जो है वह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसका गंध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसके बाद देखिए वैनिला छाप। क्या है नाम इसका? वैनिला छाप द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, ये वस्तु है और इस पर अम्ल और भस्म दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, है ना। गंध में इसका क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग अम्ल पढ़ते हैं और भस्म पढ़ते हैं प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के मतलब मजबूती के आधार पर। जैसे एक तो अम्ल तो है नींबू। अम्ल क्या है? नींबू भी है, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक है अम्ल जो बैटरी का पानी है, क्या उसको हम लोग खा सकते हैं? तो भाई कौन प्रबल है कौन दुर्बल है इसको भी देख लेते हैं। तो अम्ल के बारे में जानते हैं प्रबलता के आधार पर कि अम्ल क्या है। फिर हम लोग भस्म भी जानेंगे प्रबलता के आधार पर। ध्यान से समझिएगा। तो अब हम लोग जानिए अम्ल। क्या जानिए? अम्ल किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर, मजबूती के आधार पर,
है ना, ताकत के आधार पर, प्रबलता के आधार पर अम्ल। देखिए अम्ल जो है सब दो प्रकार के हो जाएंगे। अम्ल कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो। एक को कहेंगे प्रबल अम्ल, एक को क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। प्रबल बोले तो मजबूत, प्रबल बोले तो मजबूत। एक हो जाएगा दुर्बल अम्ल। एक क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। प्रबल और दुर्बल, समझे कि नहीं? सीधा बैठो ना जी पहले, है ना। देखिए प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, ध्यान से समझिए। तो देखिए प्रबल अम्ल होता है कि वैसा अम्ल जो जल में अगर घुला दें, जिसको, जो अम्ल को जल में घुला दें और जल में घुलाने के बाद काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, काफी मात्रा में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, पूर्णतः घुल करके बहुत माने हाइड्रोजन आयन दे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। इस बात को लिख देते हैं, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर, जो जल में पूर्णतः घुलकर, है ना, काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। घुलकर, है ना, घुलकर काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। समझ में आ गई बात? करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। तो ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट वैसा अम्ल, देखिए ध्यान से, वैसा अम्ल जो जल में, अब यहां पे देखिए पूर्णतः नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुले। कैसे घुले? आंशिक रूप से, जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर, कैसे घुलेगा? आंशिक रूप से घुलकर काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, प्रदान करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। आ गया समझ में? उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका जरा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले इस बात को समझिए, क्या, जैसे देख लीजिए, कोई जल में हम किसी अम्ल को घुला रहे हैं, ठीक है ना, ये जल है, इसमें हम अम्ल को डाल दिए। क्या डाल दिए? अम्ल को डाल दिए। अम्ल को अगर डालने के बाद बढ़िया से घुल गया ये, और ढेर सारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है। कैसा दे रहा है? ढेर सारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है। देख रहे हैं ना, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मैंने कहना ही नहीं है, लगे कि बहुत सारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल में आप किसी को याद रखिए चाहे नहीं रखिए, आप इसको जरूर याद रखिएगा। दो तीन को तो याद रखना ही है, जैसे HCl, क्या है? HCl। और क्या है? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या है? H2SO4। और एक है नाइट्रिक अम्ल, एक है नाइट्रिक अम्ल।
ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है, जिसको याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछेगा कि एक दो प्रबल अम्ल का नाम बताइए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट से निकल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी का पानी है, नाइट्रिक अम्ल जिससे बम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब बहुत ताकत वाला है। कैसा है? बहुत ताकतवर है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, हम लोग दुर्बल अम्ल की बात किए। किसकी बात किए? दुर्बल अम्ल की। पानी से भरा हुआ है और इसमें पूर्ण रूपेण अम्ल नहीं घुला। तो अगर पूर्ण रूपेण इसमें नहीं घुला तो निश्चित तौर पर कम मात्रा में घुला तो हाइड्रोजन आयन जितना देना चाहिए वो नब नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? नहीं दे रहा है। अरे अच्छा, हाँ, वो हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में दे रहा है। देखिए, ठीक है। अब हमको बताइए, इसमें ज्यादा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। और इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन कम है। तो इसको कहेंगे दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो सर इसमें हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए CH3COOH, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, यह भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। जैसे हम लोग बोलते हैं H2CO3, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्या है? ये सब दुर्बल अम्ल है। या कहते हैं H3BO3, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। H3PO4, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। आप याद रखिएगा इसको कि ये प्रबल अम्ल है जिसमें आयन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से भस्म भी पढ़ लेते हैं। तो भस्म भी प्रबलता के आधार पर दो तरह के, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। समझ में आ रही है बात ना? बोलते जा रहिए। तो अब हम लोग भस्म को पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर। अब हम लोग भस्म पढ़ेंगे किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर। भस्म किसके आधार पर पढ़ेंगे? प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर। तो ये भी कितने तरह के? दो तरह के। एक हो जाएगा प्रबल भस्म और एक हो जाएगा दुर्बल भस्म। क्या हो जाएगा? दुर्बल भस्म। मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहिए। एक हो जाएगा प्रबल भस्म और दूसरा हो जाएगा दुर्बल भस्म। आ रहा समझ में? प्रबल भस्म की कैसे बोलेंगे? तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में, जैसे देखिए अम्ल था तो इसके पास हाइड्रोजन आयन है। और ये अगर प्रबल भस्म, सबको बोलिए, ये अगर प्रबल, हम बार बार इसी बात को बोलते रहेंगे। अगर ये प्रबल भस्म है, माने भस्म है, तो अब अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन, अब भस्म है तो क्या निकालेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या निकालेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयन निकालेगा। तो काफी मात्रा में क्या निकालता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रबल भस्म कहते हैं। प्रबल भस्म कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो उसी प्रकार से जल ले लेंगे, उसमें से OH आयन निकलेगा। क्या निकलेगा? OH आयन। तो प्रबल भस्म में याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है। यहां OH लगा हुआ है तो प्रबल भस्म हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल भस्म हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब प्रबल भस्म में आ जाएंगे। याद रखिएगा इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। और अगर हम लोग दुर्बल भस्म की बात करें तो देखेंगे वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर काफी कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दुर्बल भस्म।
उसे क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले लेना है तो आप आराम से देख सकते हैं, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, यह क्या है? दुर्बल है। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, या BaOH का होल 2, BaOH का होल 2, या हम लोग ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब क्या है? दुर्बल है। और ये क्या है? प्रबल है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा प्रबलता के आधार पर, और भस्म के बारे में पढ़ा प्रबलता के आधार पर कि कौन जो है से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है और कौन कम हाइड्रोजन आयन देता है, कौन ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कौन कम देता है। क्लियर हो गए? अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिएगा तो एक चीज और समझ लीजिए, आपको बार बार समझने में दिक्कत होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है भैया? तनु और सांद्र क्या है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट मैटर है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसको भी हम लोग बहुत आसानी से देख लेंगे, समझे कि नहीं? तो अब देख लीजिए, अगर देख लीजिए एक चीज और हमको बताइए, नोट में हम आपको कर देते हैं या आपसे हम पूछते हैं कि अम्ल को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उष्मा देता है कि नहीं देता है? उष्मा बाहर निकलता है। यह क्या हो जाता है? अम्ल अगर है और उसको पानी अगर उस पर गिराइएगा तो वह क्या हो जाएगा? उष्मा निकलेगा। जिससे उष्मा काफी ज्यादा निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, अम्ल अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा? उष्मा देगा, और काफी मात्रा में देगा उष्मा, यानी कि ज्यादा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगर अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर अम्ल पानी के साथ, यानी कि अम्ल में अगर पानी डाल दीजिएगा या अम्ल पानी के साथ डालिएगा, है ना, अभिक्रिया कराइएगा, तो उसमें उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? उष्माक्षेपी। अब भस्म को कराएंगे तो, भस्म को पानी के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें भी उष्मा काफी निकलेगा, है ना। और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोनों को तो ये बहुत आसानी से याद रखेगा कि अगर हम लोग अम्ल ले लें या भस्म ले लें, दोनों को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों स्थिति में क्या बना देगा? उष्माक्षेपी, है ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो पानी डालने पर क्या होता है? जरा ध्यान समझिएगा। अम्ल को जरा सा देखिए फिर से, अम्ल को देखिए ध्यान से, समझे कि नहीं समझे? अम्ल को हम लोगों को देख लेना है। अम्ल को कैसे देखेंगे? तो आप पढ़े होंगे तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। कैसे? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तो तनु किसको कहेंगे और सांद्र किसको कहेंगे? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तनु क्या है, सांद्र क्या है? पानी के आधार पर। किसके आधार पर? पानी, जल डाल करके उसके आधार पर। तो हम लोग देखेंगे कि अम्ल दो तरह का हो जाता है। एक को कहते हैं तनु अम्ल, एक को क्या कहते हैं? तनु अम्ल। एक को क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। तनु और सांद्र क्या है? कोई विलयन है किसका? अम्ल और पानी का। किसका? अम्ल और पानी का कोई विलयन है। अगर आप देखिए पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और अम्ल की मात्रा कम है, तो उसको बोलेंगे तनु। पानी ज्यादा, फिर से दिमाग में लगा लीजिए इस बात को, पानी ज्यादा अम्ल कम, तो उसको बोलेंगे तनु। अम्ल ज्यादा पानी कम, तो उसको बोलेंगे सांद्र। उसको क्या बोलेंगे? सांद्र। तो तनु अम्ल किसको कहेंगे इस आधार पर? ध्यान से समझिए। तो वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा अम्ल की मात्रा काफी कम है, समझे कि नहीं? इसको अगर परिभाषा में पिरोएंगे तो कैसे लिखेंगे? वैसा अम्ल
है ना, क्या लिखेंगे, वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा अम्ल की मात्रा, है ना, पानी की अपेक्षा अम्ल की मात्रा काफी क्या हो, कम हो, काफी कम हो। आगे समझ में? अगर हमको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक के लाइन में जानिए, पानी ज्यादा अम्ल कम, इधर ज्यादा हुआ है तो इसको कहेंगे क्या चीज, ज्यादा। ये पानी ज्यादा होना चाहिए, अम्ल क्या होना चाहिए, कम। जैसे मान के चलिए ये विलियन है जिसमें अम्ल और पानी है, क्या है, अम्ल और पानी है। इसमें HCl है 1%, अब पानी कितना है, 99%। कितना है, 99%। तो इसको हम लोग कहेंगे तनु अम्ल। क्या कहेंगे, तनु अम्ल। और अमाशय में यही होता है, अमाशय में, अरे भैया HCl कहां से निकलता है, अमाशय से, पेटे से निकलता है। तो अमाशय में HCl कितना है, 1%। कितना है, 1%। तो हमारे शरीर के अंदर में जो HCl है वह कैसा अम्ल है, तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपके किताब में लिखा हुआ रहता है तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये तनु हो गया, क्या हो गया, तनु। अब देख लीजिए जैसा सांद्र के बारे में, किसके बारे में देख लीजिएगा, सांद्र के बारे में। तो अगर हम लोग यहां पे इस तरह से इंगित कर दें कि जिसमें पानी ज्यादा अम्ल कम, तो उसको अगर तनु अम्ल बोले तो कोई दिक्कत है, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो अब देख लीजिए किसके बारे में, सांद्र अम्ल के बारे में। तो वैसा अम्ल जिसमें क्या हो, पानी की अपेक्षा अम्ल की मात्रा क्या हो, अत्यधिक हो। अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, अत्यधिक हो, क्या हो, अत्यधिक हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। समझे कि नहीं, सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए कोई विलियन है, तो देखिए विलियन है, तो विलियन में पानी की मात्रा कम है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपको हम बता रहे हैं, इस स्थिति में पानी रहबे नहीं करता है, जो रहेगा से खाली अम्लीय रहेगा। जैसे H2SO4 है ना, तो H2SO4 ही 100% है, वह क्या है, 100%। तो पानी इसमें है नहीं है, पानी है ये नहीं है, पानी क्या हो गया, 0% हो गया। तो जैसे ही सांद्र अम्ल लीजिएगा ना, तो सांद्र अम्ल में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें पानी की मात्रा रहबे नहीं करता। जैसे बैटरी के पानी में पानी क्या रहेगा, वो तो सब क्या हो जाएगा, सब तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। और उसको शरीर पर अगर गिरा दीजिएगा तो फोका कर देगा, सट उठ पर गिर गया तो क्या कर देगा, उसको फाड़ देगा, है कि नहीं। बहुत पावरफुल होता है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर क्या रहते हैं, अम्ल ही रहते हैं। तो ज्यादा अम्ल रहेगा तो हमारे लिए हानिकारक वो तो है। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, तो कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल में आप पानी मत डालिए, आप कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालिए। का है, वो खौलता है ना, और जब ऊपर जाएगा तो आप पर हो जाएगा। तो सर सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे डालेंगे, तो पानी में 2-4 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। पानी ढेर सारा ले लीजिएगा, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। सल्फ्यूरिक में पानी मत डालिए। सल्फ्यूरिक अम्ल पहले से अगर है और उसमें पानी डालेगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो बाहर छलकेगा, और छलकेगा तो आपके शरीर में पड़ने पर घातक हो जाएगा। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को कहां डाला जाता है, पानी में। पानी ढेर सारा ले लीजिए, तो उस पर से ऊपर से 2-4 10 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 50 बूंद, 100 बूंद, या जितना गिराना है धीरे धीरे गिराइए, है ना, ताकि जो है आपके शरीर पर छलके नहीं। छलके भी तो क्या हो जाए, पानी की मात्रा ज्यादा हो, आपको ज्यादा नुकसान ना हो जाए। समझ में आ गई बात है। तो
समझ में आ गई बात है। और ऐसे भी जान लीजिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी कभी हम लोगों को डालना ही नहीं चाहिए, समझे कि नहीं, बल्कि पानी में धीरे धीरे उसको डालना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लीजिए हम अम्ल और भस्म को कैसे पहचानते हैं। तो आप जानते हैं कि पीएच स्केल मान से पहचानते हैं। जब पीएच मान, पीएच ही हमको, पीएच एक स्केल है जो हमको निर्धारित करता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है या कौन भस्म है। क्या जी, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? चलिए आगे। तो अब हम लोग देखते हैं पीएच। अच्छा, तो पीएच का फुल फॉर्म किसको पता है? पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म कितना बच्चा बता सकते हैं? पीएच का फुल फॉर्म, तो पी से पावर ऑफ, एच से हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कह सकते हैं? पीएच, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है ये, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी चीज में कितना पावर है हाइड्रोजन का, उसी के आधार पर तय किया जाता है कि वह अम्ल होगा कि भस्म होगा, अम्ल होगा कि भस्म हो जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था? कोई पूछेगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो आप दिमाग में बताइएगा सोरेनसेन ने। किसने? सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1909 में। कब? 1909 में। समझ में आ गई बात? इस बात को याद रखिएगा। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1909 में। उसमें हुआ था क्या चीज कि एक स्केल लिया गया था। क्या लिया गया था? एक स्केल, और स्केल में बीच में 7 दिया गया था नंबर, और इधर जब जाइएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक अंकित किया गया। कितना अंक तक अंकित किया गया? 14 तक अंकित किया गया। और इधर में कितना अंकित किया गया? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके अंकित कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। जहां पर 7 रखा गया, जहां पर क्या रखा गया? 7। ध्यान से समझिएगा। जहां पर इसको 7 रखा गया, बोला गया कि जिसका पीएच मान 7 है वह ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उदासीन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन। भैया ये ना अम्ल होगा न क्षार होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए क्या होता है इससे। अब कहा गया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्या होगा? 7 से कम होगा। तो अगर इतना दूर का 7 से कम है तो इसको कहा गया कि भैया ये सब क्या है? अम्ल। और जिसका 7 से अधिक होगा उसको कहा गया कि भैया आप लोग क्या है? भस्म। आप लोग क्या है? भस्म। आ गया समझ में? तो 7 से कम वाले को क्या कहा गया? अम्ल। और 7 से ज्यादा वाला को क्या कहा गया? भस्म। और 7 वाले को क्या कहा गया? उदासीन। क्या हो गया? उदासीन। समझ में आ गया बात? और यही नहीं कहा गया, और क्या कहा गया सो समझिए। जैसे जैसे देखिए 7 से 6 पर आइएगा तो अम्लीयता कम, और इधर जाइएगा तो थोड़ा सा अम्लीयता बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इधर जाइएगा अम्लीयता आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अम्लीयता क्या होती जाएगी? बढ़ेगा। ऐसे आइएगा तो जैसे जैसे आइएगा तो अम्लीयता क्या होगी? अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से जाइएगा तो आपका क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। अब हमको बताइए, अब हमको जरा सा बताइए किसकी अम्लीयता ज्यादा होगी? जिसका पीएच मान 6 है या जिसका पीएच मान 2 होगा? 2 वाला का अम्लीयता ज्यादा रहेगा। समझ में आ गई बात? और क्षारीयता किसकी ज्यादा होगी? 14 वाले की, 8 वाले की? 14 वाले की। 14 वाले की। देखिए इधर में तीर का निशान दिए हैं। इसकी क्षारीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। 14 वाले की ज्यादा होगी।
समझने नहीं, 8 वाले की थोड़ा क्षारीय कम होगा, उसी प्रकार से 6 वाला अम्लीय कम होगा, 1 2 वाला अम्लीयता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। उदासीन के तौर पर हम लोगों ने किसको लिया, जल को। जल ना अम्ल है न जल क्षार है, यह क्या है, उदासीन है। वह क्या है, उदासीन है। तो इसके आधार पर पीएच की परिभाषा क्या हो सकती है, इसके आधार पर पीएच की परिभाषा। तो पीएच की परिभाषा जानने से पहले एक दो बातों को और समझ लीजिए। समझे कि नहीं समझे, क्या समझिएगा पीएच जानने से पहले। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखिए, जरा सा एक चीज और हमको बताइए। अब हम लोग आप लोग प्रबल और दुर्बल पढ़ लिए हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ लिए हैं। तो जिसकी पीएच मान 6 होगा वह दुर्बल होगा कि प्रबल होगा, जिसका पीएच मान 6 होगा वो प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। अरे भैया यहां पहुंचेंगे तब ना अम्लीयता बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, यहां पर तो अम्ल कम मात्रा में होगा, यहां पे अम्ल मात्रा क्या हो जाएगा, अम्ल का मात्रा कम होगा। तो अम्ल की मात्रा जिसमें कम होगा तो वह दुर्बल ना हो जाएगा जी। तो जिसकी मात्रा क्या हो जाएगी, दुर्बल, ये दुर्बल, ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल, ठीक है, ये भी सब क्या रहेगा यहां तक दुर्बल। लेकिन इसके बाद जो रहेगा वह क्या हो जाएगा, प्रबल, यह क्या हो जाएगा, प्रबल, यह क्या हो जाएगा, प्रबल, यहां से जो शुरू होगा वह क्या हो जाएगा, प्रबल। आ गया समझ में। उसी प्रकार से यहां देखिए ये सब क्या रहेगा, यहां से शुरू करेंगे तो ये सब रहेगा दुर्बल, ये सब दुर्बल भस्म हो जाएंगे। और यहां से देखिएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रबल, प्रबल भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इसका जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता जिसका जितना ज्यादा रहेगा वह उतना ही प्रबल होगा, जिसकी अम्लीयता ज्यादा होगी वह उतना ही प्रबल होगा। समझे कि नहीं, तो इस बात को समझ लिए। देखिए अगर हम लोग बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं साइंस में, क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी कोष्ठ का, तो इसको बोलते हैं सांद्रता। इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। बड़ी कोष्ठ को क्या बोला जाता है, सांद्रता। समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। और ध्यान में रखिए क्या होता है इससे, एलओजी, लॉग। लॉग आप लोग पढ़े होंगे, उसको कहते हैं लघु गणक। क्या कहते हैं उसको, लघु गणक। क्या बोलते हैं, लघु गणक। प्लस हो या माइनस हो, हम लोग साइंस में, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, आयन। क्या बोलते हैं, आयन। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात। तो पीएच मान जो होता है मेरे भाई, वह पीएच मान क्या है, कट नहीं रहा है बाबू, है ये पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान होता है ऐसे, माइनस लॉग, है ना, H प्लस ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप लोगों को समझना है, समझिए क्या है सर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। H प्लस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। और ये जो कोष्ठ दे दिए इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H प्लस और उसको कोष्ठ में कर दिए बंद, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए इसके आगे क्या लगाया हुआ है, लॉग। क्या लगाया हुआ है, लॉग। तब कैसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लॉग, लघुगणक। समझे कि नहीं। अब इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक। देखिए नाम सब दिया हुआ है, लघुगणक। और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। माइनस को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। माइनस को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे पढ़ें, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले ए झुकनी, पहले सुनिए ध्यान से, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की, इसको पढ़ते हैं सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक। अरे भैया 2 × 1/4, तो 2 का 1/4 कहते हैं ना इसको। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 का 1/4। ठीक उसी प्रकार से यहां बिंदु बिंदु समय दे दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन
का सांद्रता, का लघु गणक, का ऋणात्मक। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? तो बस परिभाषा आपको याद हो गया, बिना याद किए परिभाषा याद हो गया। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि पीएच मान की परिभाषा, पीएच की परिभाषा बताइए। हम आपको परिभाषा याद करवाने के लिए ही उसको ऐसा बोल रहे थे। कैसे लिखिएगा परिभाषा किसी चीज का? तो बोलना है किसी विलयन का पीएच मान। देखिए यहां पे किसी विलयन का पीएच मान, इतना नहीं बोलने आएगा। कोई आपसे पीएच पूछ रहे हैं, पीएच, अच्छा तो पीएच क्या होता है? किसी बिलियन का पीएच मान। अच्छा, किसी बिलियन का पीएच मान बता रहे हैं, समझे कि नहीं? तो किसी बिलियन का पीएच मान, उसमें उपस्थित, ए भैया, तो उसमें उपस्थित क्या है? हाइड्रोजन आयन। क्या उपस्थित है जी? हाइड्रोजन आयन। तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है ना? लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है ना? पढ़ने आ गया? परिभाषा याद करने का है, बोलिए। यानी कि पीएच मान की क्या परिभाषा हो जाएगी? माइनस लॉग, ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसे से परिभाषा देख लेंगे, आराम से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? फिर से याद कीजिए। देखिए कोई आपसे पीएच का परिभाषा पूछ दिया, तो पीएच की परिभाषा, किसी विलयन का पीएच मान वह मान है जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान। समझ में आ गया बात है? फिर से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान पीएच होता है। हो गया? पढ़ने आ गया? अब इसको हम आप लोग नहीं समझ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई, ना बोल दो, है प्रॉब्लम तो बोल दो। ना समझ में आ रहा है, झूठो हाँ कर रहा है, तो क्रिया नहीं समझ में आ रहा, तो अस्थिर से बैठिए। हाँ, आप लोग समझ में आ रहा है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर? तो आप कैसे करेगी नहीं सर फिर? अब ध्यान से समझिए। अब इसको अगर समझ गए तो आगे देख लीजिए। अब यहां पे समझिए, यहां तक समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए ध्यान से, और सीधा बजे सीधा, और ध्यान से समझिए क्या समझना है। देखिए आपको जल का पीएच मान निकालने के लिए समझा रहे हैं, उससे पहले 2-3 बातों को समझ लीजिए, है कि नहीं? इसके बारे में समझ लीजिए। आपको यहां पे दिखाते हैं, log 10 का मान यार 1 होता है, याद रखिएगा। log 10 का मान कितना होता है? 1। याद रहेगा? अगर अब यह नहीं याद है तो हमको क्या बोल रहे हैं? log 10 का मान कितना होता है? 1। जहां भी log 10 रहेगा उसका मान कितना रख दीजिएगा? 1। अगर log यहां m लिखा हुआ है और ओकरो मथवा पर n है, ओकरो मथवा पर क्या है? n, तो ई nवा को हटा करके आगे लेके आइएगा, तो इसका मान हो जाएगा n log m। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये दोनों को याद रखेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत? अब देखिए जल का पीएच, कोई आपसे कह देगा जल का पीएच मान निकालिए। जल का पीएच मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको तो पता है कि जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10 के पावर -7। कितनी होती है? 10 के पावर -7। ये तो आपको पता ही है। अब याद रखिए, यही फॉर्मूला लगाइए, पीएच बराबर क्या है? माइनस लॉग, ऐसे है। अब यहां पे देखिए माइनस लॉग H प्लस का मान कितना दिया हुआ है? यहां 10 के पावर -7 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब बहुत बढ़िया से आप हमको समझाइए कि अगर माथे पर n है तो nवा कहां जाएगा? आगे। इसके माथे पर -7 है, -7 कहां जाएगा? आगे। तो एक तो माइनस यहां लगा हुआ है, आई -7। अब इधर बच गया log 10, इधर खाली कितना बच गया? log 10। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो 7। और log 10 का मान कितना होता है? 1, तो 7 गुना 1, तो जल का पीएच मान कितना होता है? आ गया समझ में? जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और जिसका पीएच मान 7 होगा वह क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। और झूठो बोले वाला क्रिया है, समझियो में आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं क्रिया है। आ गया समझ में? समझ में आएगा नहीं तो चलिए
अब देख लीजिए, अगर किसी विलियन का H प्लस, ध्यान से समझिए, एक आध बार बता देते हैं हिसाब। किसी विलियन का H प्लस दिया हुआ है 10 के पावर -8। क्या दिया हुआ है? 10 के पावर -8। उसका पीएच मान निकालना है। उसका क्या निकालना है? पीएच। क्या होगा? तो ऐसे भी याद रखिएगा, 10 के पावर में जितना रहेगा वही उसका पीएच मान हो जाएगा। माइनस में रहेगा तो जैसे -8 है तो इसका पीएच मान 8 हो जाएगा। तो कोई मानेगा? तो उसको इससे बताइए कैसे। तो पीएच मान निकालना है। तो पीएच बराबर आप पढ़े हैं ना जी कि माइनस लॉग H प्लस आयन ऐसे होता है। तो माइनस लॉग H के जगह पर क्या लिखा हुआ? 10 के पावर -8। भैया -8 आगे आ जाएगा। -8 कहां आ जाएगा? आगे। इधर बच जाएगा लॉग 10। 8 गुना 1 बराबर 8 है आंसर। समझ में आ गई बात है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। 10 के पावर किसी का -5 है तो कितना हो जाएगा? 5। वाह, अब तरफ झूठ बोलती है। अच्छा, किसी विलियन का किसी विलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है। कितना है? 10 के पावर -5। पीएच मान बताइए। या पीएच मान बराबर माइनस लॉग, ना मानेंगे तो क्या कीजिएगा? इसे बताना ना पड़ेगा उसको जी। माइनस लॉग 10 के पावर -5 -5 आई लॉगवा 10, यानी कि 5 गुना 1 बराबर 5। यही तो मैथ बनाने के लिए रहता है उसमें। समझ में आ गई बात है? तो इस तरह से आप लोग मैथ केमिस्ट्री का बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। आगे देख लीजिए, कुछ चीजों का पीएच मान जान लीजिए। कुछ चीजों का पीएच मान आपको याद करना है। पूछता है क्वेश्चन कि पीएच मान बताइए खून का, नींबू का, है कि नहीं, सिरका का, दूध का, चूना जल का, पीतरस का। जानना जरूरी है ना यार? तो चलिए पीएच मान देख लीजिए। पीएच मान कुछ चीजों का, जैसे देख लीजिए, आपको अमाशय की बात करेगा। अमाशय मैंने पेट। पेट में क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? HCl। तो अमाशय रस, उसकी मात्रा कितनी होती है? कितना उसका पीएच मान होता है? 1। तो ये अम्ल होगा कि क्षार होगा? अम्ल होगा। आई प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। वाह, समझ में आ रहा है क्या है? अच्छा, नींबू का कैसे याद रखेगा? नींबू का पीएच मान। तो नींबूया का लेते हैं ढेर मनी, एक आध लोटा, और 2-4 बूंद। कितना बूंद? 2-4 बूंद। तो इसका पीएच मान होता है 2.5। इसका पीएच मान कितना होता है? 2.5। सिरका देखें, सिरका, अच्छा में इसका पीएच मान कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। अम्ल वर्षा, क्या चीज देखेंगे? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। कितना होता है? 5.6। और ठीक इसका उल्टा होता है दूध का होता है 6.5। ये सब के सब क्या है? अम्ल। ये सब के सब क्या है? अम्ल। 7 से कम रहेगा तो अम्ल। तो 7 से कम है ना सब, तो इसको क्या कहेंगे? अम्ल। अच्छा, जल का होता है 7। ये क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। अब 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षार, है ना, भस्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसू गिरता है ना, उसका 7.3 होता है। कितना होता है? 7.3। क्षार है। रक्त क्या है? रक्त, जिसको आप लोग कहते हैं ब्लड, जिसको आप लोग कहते हैं लहू, है कि नहीं, जिसको आप क्या और कहते हैं, है ना, खून। क्या कहते हैं? खून, है कि नहीं? तोहरे नमवा लिखा है, काट के ब्लडवा करेजवा पर के जान, है कि नहीं? तो खून में ना निकलता होगा उसमें से। मर्द को दर्द नहीं होता, चाकू से मर्द लिखवा लिया था सीना में। मर्द फिल्म में कौन है ना? अमिताभ बच्चन, है कि नहीं? तो ब्लडवा से करेजवा पर काट के लिखवाही तो क्या हो जाती? खूनवा ना निकलेगा, तो वही खून। तो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्या होता है? 7.4। ये क्या है? क्षार है। क्या है? 7 क्षार हो गया। पीतरस, पीतरस का कितना होता है? पीतरस जो आपका लीवर से निकलता है, पीत, और कहां जमा होता है? पिताशय में। बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे, है ना, पिताशय में जमा होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3 तक। 7.5 से 8.3 तक। और एक याद रखिएगा, चूना जल का, इसे पूछता है क्वेश्चन यहाँ। चूना जल का कितना होता है? चूना जल का 11 होगा। तो आप देखिएगा, इधर से इधर तक अम्ल है,
और यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये सब क्या है, क्षार, और ये क्या है, उदासीन। आ गया समझ में? तो इतना पीएच मान तो आपको याद ही होना चाहिए। जल्दी से बताइए, अमाशय रस का पीएच मान, नींबू का, सिरका का, अम्ल वर्षा का, दूध का, जोर से बोलिए, जल का, आंसू का, ब्लड का, पीत रस का, 7.5 से 8.3, चूना जल का। समझ में आ गया बात है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया इतना तक समझ में? चलिए, इतना तक आप लोग सीख लिए, तब आगे बढ़ते हैं बढ़िया से, है कि नहीं? अब आगे बढ़ा जाए ठीक ठाक से। अभी है? चलिए, तो है तो हम भी हैं। कितना घंटा चला? बस अभी 1.25 घंटा का क्लास है। तेरी, चलिए अब आगे देख लीजिए। तो हाँ, मेरे पास स्टॉक कमने वाला नहीं है, ठीक है ना? मत चिंता कीजिएगा कि हमारे पास स्टॉक कम जाएगा। अब देख लीजिए, आप लोगों को हम क्या पढ़ाए थे? आप लोगों को पढ़ाए थे कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? धातु के साथ। याद रखिएगा, अम्ल अगर कोई भी अम्ल है धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु बोले तो जिसमें यम लगा हुआ है ना, तो वह क्या बना देगा? लवण प्लस जल। क्या बना देगा? लवण प्लस जल। ध्यान समझिएगा, ये पढ़ाए थे। अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दिए थे। लेकिन अगर अम्ल नहीं, धातु के कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु का कार्बोनेट बने तो किसी भी धातु में CO3 लगाना होगा। कार्बोनेट का मतलब क्या चीज? CO3। अब बाइकार्बोनेट का मतलब क्या? HCO3। यही ना होता है? तो अगर अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? तो लवण तो बनेबे करेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जल भी बना देगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आने की वजह से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। आ गया समझ में? इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ये पता था, इसीलिए हमने लिखा कि अम्ल प्लस धातु को अगर अभिक्रिया कराइएगा तो लवण जल बना देगा। लेकिन अगर धातु के कोई कार्बोनेट ले लिए या धातु का बाइकार्बोनेट ले लिए, तब क्या बनाएगा? तो लवण और जल के साथे साथे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देगा। अगर ऐसे इसको लिखें, अम्ल प्लस धातु का कार्बोनेट का मतलब क्या चीज? धातु के कार्बोनेट का मतलब क्या? धातु के CO3, या बाइकार्बोनेट का मतलब क्या चीज? HCO3। आगे समझ में? कार्बोनेट बोले तो CO3 और बाइकार्बोनेट बोले तो HCO3। और जितना में बाई लगल है सब खाए वाला हो जाएगा, है ना? खैला पर बाई होता है ना, जिसे, तो इसलिए जहां भी बाई लगल है तो मैंने खाए वाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने खाए वाला वो चीज है। लेकिन कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें खाए वाला नहीं, धोए वाला है। आगे समझ में? खूब बढ़िया से सीखिए, खूब बढ़िया से पहचानिए। जहां बाई मतलब खाई, और जहां बाई नहीं लगल मतलब धोआई। समझे? ओकरा से धोआई और कुछ ना हुई, है कि नहीं? लवण प्लस जल प्लस CO2। जल आप जानिए रहे हैं भैया, जाने बुझा खाई लवण बना करके जल और CO2 बगल में लिख दीजिएगा, लिखा गया। अम्ल ले लीजिए H2SO4, ले लिए भैया। अम्ल क्या ले लिए? H2SO4। बहुत अच्छा लगेगा। अम्ल क्या ले लिए? H2SO4। और धातु के कार्बन, धातु है Zn, इसका कार्बोनेट वाले लेते हैं CO3, तो जिंक कार्बोनेट हो गया कि नहीं हो गया? अब अभिक्रिया कराइए, देखिए प्लस माइनस, इसका प्लस व इसके माइनस के साथ ZnSO4 बना देगा, ZnSO4। अब कुछ मत देखिए, क्या लिखा हुआ है? जल H2O, क्या लिखा हुआ है? CO2। हो गया। समझ में आ गई बात?
देख रहे कितना आसानी से सीख रहे हैं से। आप अम्ल ले लीजिए HCl, क्या ले लीजिएगा HCl। अब बाइकार्बोनेट अभी ले लीजिए धातु का, तो Na धातु है और इसका बाइकार्बोनेट क्या ले लिए NaHCO3। अभी प्लस ई माइनस, प्लस ई माइनस, तो Na इसके साथ मिल जाएगा Cl के साथ, तो क्या बना देगा NaCl और उसके बाद जल कार्बन डाइऑक्साइड। यही देख करके लिखे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया। आसानी से लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है? आसानी से लिखा गया। अभी हम ले लेते हैं H2SO4, क्या ले लेते हैं H2SO4 और इसका हम लोग करवा दे रहे हैं CaCO3 के साथ, और कैल्शियम है इसके साथ कार्बोनेट वाले लीजिए, चूना पत्थर, खड़िया, चौक जिसको बोलते हैं CaCO3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस ई इसके साथ CaSO4, अब बाकी सब में H2O प्लस CO2 लगा दीजिए, अपने मन से लिख लेना है कि नहीं? समझ में आ गया बात? बोलिए नहीं रहा है? समझ में आ गया बात? आप याद रखिए यही कि कोई भी धातु है, धातु का अगर कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस सब लवण साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलिए। अब देख लीजिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। पीएच का महत्व है, हम लोगों के लिए पीएच जरूरी है। कैसे बताओ? हाँ बोल तो दिया, कैसे बताओ? तो जरा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 10 क्लास में, है ना, कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखिए। तो कैसे लिखिएगा? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, जरा सा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, है ना। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कैसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? पाचन तंत्र में। कहां? पाचन तंत्र में, ध्यान समझिएगा। पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र की क्रिया कहां होगी? अमाशय में। क्या कर रहे हो? क्या कुछ बात है क्या? पाचन तंत्र बोले तो अमाशय में। कहां? अमाशय में। क्लियर हो गया? अमाशय में से क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl। HCl करता कैसे बताइए? HCl जो है हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो क्या करता है भैया? आप जानते हैं क्या करता है से? आप बिना हाथ धोए खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते हैं? अधिकांशतः लोग बिना हाथे धोए ले, बिना कुछ के ले, ला पहले कबर खा गया, तो खा गया तो आपके साथ साथ जीवाणु भी चला गया, कीटाणु भी चला गया, विषाणु भी शरीर में चला गया, ये सब चला गया, समझे कि नहीं? तो उस कीटाणु विषाणु को क्या कर देता है? HCl नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जितना हो सके उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन जाता है तो उसको क्या कर देता है? अम्लीय, अम्ल घुला देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, अम्लीय कर देता है। अगर ज्यादा अम्ल भोजन से निकल गया तो आपको ढकार आने लगेगा, धुआं, बोले भोजन में नहीं पचा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या हो गया? ज्यादा निकल गया। तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल गया, धुआं ढकार आ गया, तब क्या कीजिएगा? तो भैया अम्ल को शांत करने के लिए किसकी जरूरत है? भस्म की। अम्ल को शांत कौन कर सकता है? भस्म। तो भस्म में कौन सा भस्म? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं MgOH का होल 2, या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की जरूरत है, समझे कि नहीं? तो अगर अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल रहा है, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप कैसे लेते हैं? तो इनो मंगवाते हैं, इनोइया के पनिया में घोर करके हड़ा हड़ा पी जाते हैं, तो वही तो MgOH का होल 2 है। हाजमोला खाते हैं, हाजमोला, ए भैया पच नहीं रहा है हाजमोला, तो हाजमोला वो तो क्या है? भस्म ना है। हाजमोलवा क्या है? आपका भस्म है। समझ में आ गई बात? तो अम्लीयता को दूर करने में तो यहाँ पीएच मान की जरूरत पड़ा ना, कि अम्ल को, भस्म को, अम्ल को शांत करने के लिए भस्म की जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो अम्ल और भस्म का कौन सा, अम्ल और भस्म को कौन पहचान करवाता है? तो यही ना पीएच ना करवाता है जी। बोलिए नहीं रहा है? NaHCO3 भी ले लीजिएगा, खाने वाला सोडा ले लीजिएगा, तो उससे भी सोडा वोडा नहीं पीते, सोडा वोडा पीते हैं ना, ठंडा वगैरह सब पीते हैं कि नहीं? सोडा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? कहा भाई तो अम्ल ज्यादा निकल रहा था, धुआं ढकार आ रहा था, रात पूरी जलेबी ज्यादा खा लिए थे, है ना, जिसकी वजह से पेट खराब हो गया था। तो पेट खराब होने का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहां इसका उपयोग होता है। तो HCl क्या करता है भैया? तो HCl
भोजन में उपस्थित, कोई बात है क्या? भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कीटाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये इसका काम है। और क्या होता है? तो भोजन की भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय। जब भोजन अपच हो जाता है, जब भोजन अपच हो जाता है, अपच हो जाता है कि मतलब पचता जब नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात HCl की मात्रा ज्यादा निकलने लगती है। HCl की मात्रा ज्यादा निकलने लगती है। तो जब HCl ज्यादा निकलेगा तो इसको शांत करने के लिए क्या चाहिए? तो इसको शांत करने के लिए MgOH का होल 2 चाहिए। MgOH का होल 2 चाहिए। MgOH का होल 2 चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। समझे कि नहीं? जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं या फिर NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। किस रूप में? तो जैसे देखिए, इनो के रूप में, हाजमोला के रूप में, है ना, सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं? इस अम्ल को दूर भगाते हैं। क्योंकि अम्ल कब शांत होगा? जब उसके पास भस्म जाएगा, तब ना अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करके उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब शांति मिलेगी। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, क्या अम्ल का प्रभाव और कहीं पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है दांत पे। अब सिखा देते हैं दांत में काहे नहीं चॉकलेट खाना चाहिए। क्या लाल में आ गया? आने जो खत्म हो जाएगा अपने से तो छोड़ देंगे, है कि नहीं है? अनतर छोड़ने वाले आपको नहीं है। सुन लीजिए कैमरा वाला। तीसरा समझ नहीं, अभी रुक जाइए। अभी जो है, अब ध्यान समझ लीजिए। अब क्या है? अम्ल का दांतों पर प्रभाव क्या पड़ता है? अम्ल का दांतों पर प्रभाव देखिए ध्यान से, बात समझिएगा। अम्ल का दांतों पर प्रभाव देखिए, अगर आप मीठा कोई चीज खाते हैं, चीनी खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए, या कोई चीज खा लेते हैं, अगर आप जैसे ही खाते हैं तो होता क्या है? मीठापन की वजह से आपके दांतों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको बोलते हैं, वह उसको किस में बदल देता है? अम्ल में। उसको किसमें बदल देता है? अम्ल में। ये अम्ल क्या करेगा ना, दतिया पर एगो परत बना लेगा। दतिया पर क्या बना लेगा? परत। ऐसे से किया खुरदरा टाइप के लगेगा, यानी कि अम्ल बैठ गया। और अम्ल जब बैठेगा तो वह क्या करता है? वह जो अम्लवा है, दांत के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। उसी को काटने लगता है, खाने लगता है, नष्ट करने लगता है आपका दतिया का। और सबसे याद रखिएगा, इनामेल आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे कठोर भाग। आपसे कोई पूछेगा कि आपके शरीर में सबसे कठोर चीज क्या है, तो दांत का इनामेल। बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। जो उजला उजला नजर आ रहा है ना, तो इनामेल है। वो क्या है? इनामेल। उसी को नष्ट करने लगता है। कौन? बैक्टीरिया, जो मीठा से क्या ले लिया? मीठा से उत्पन्न हुआ और उसको अम्ल बना दिया। और अम्ल बनाने का मतलब है कि आपके दांत को क्या कर रहा है? खा रहा है। तो मीठा खाने पर आपके शरीर में, आपके अंदर में बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं दांतों के? वो एकदम मजा आने लगता है, अम्लीय बन जाता है और उसको आपके इनामेल को क्षय करने लगेगा। तो इनामेल जब समाप्त हो जाएगा तो आपका दांत समाप्त हो जाएगा। इनामेल जब समाप्त हो जाएगा तो आपका दांत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब तो इसको हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से टूथपेस्ट लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म है। जैसे ही अम्ल में, अम्ल पहले से बैठल है और इसमें भस्म रख देता, सब चकाचक हो गया। या नीम का दत्तुवन, कड़वा चीज है, तो कड़वा है तो भस्म है।
तो बस नीम के दतवन लगाइए, बस सब अम्ल भाग जाएगा, सब बैक्टीरिया मर गया। और इस तरह से आप दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात? हम जान रहे कि आपको ताली बजाने का मन है ना, बजा लीजिए, है कि नहीं? बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। आ रहा है समझ में? तो अब देखिए ध्यान से, अब दांत को कैसे बचाना समझ में आ गया। इसलिए बच्चों को कभी भी चॉकलेट नहीं देना चाहिए। का है बच्चा तो मुंह धोता नहीं है, दंतियों से खराब कर देता है सब्जी मानो। तो अम्ल का दांतों पर प्रभाव, यही बतिया को अब लिख देना है। मीठा खाने पर बैक्टीरिया, मीठा खाने पर बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया क्या करता है? उसे अम्ल में बदल देता है। वो मीठा को किसमें बदल देता है? अम्ल में, अम्ल में बदल देता है, अम्ल में बदलता है। और होता अब क्या है देखिए, अम्ल में बदलेगा तब परत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दांत की परत है, जिसका नाम क्या है? इनामेल। जो क्या होता है? कठोर, जो क्या होता है? सबसे कठोर। और उसको क्या कर देता है? नष्ट करने लगता है। इनामेल को क्या करने लगता है? नष्ट, नष्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? नष्ट करने लगता है। बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बचाने के लिए आपको टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बोले तो भस्म, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। क्या चीज का इस्तेमाल करना होगा? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। क्या चीज का इस्तेमाल करना होगा? टूथपेस्ट का, या नीम के दतवन का, नीम का दतवन, दतवन या बबूल का भी दतवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? और इस प्रकार से हमारी दांत बच सकता है। और चौथा देख लीजिए, और क्या चीज में, तो आपको बताते हैं कैसे होता है। से आप जब दौड़ते हैं, आप हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। हमारे मांसपेशी में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल क्या करता है से समझ लिए। लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि जैसे देखिए, आपके शरीर में होता क्या है कि आप भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन में जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन जब जाएगा तो ऑक्सीजन जाने के बाद वह टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड एब्रेशन में बदलता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप दौड़ते हैं, जब आप काम करते हैं, तो काम करते हैं तो आपको थकावट ज्यादा होगी, और थकावट ज्यादा होगी तो आप मुंह से सांस ज्यादा लेने लगेगा। दौड़ने वाला आदमी को देखते हैं, हाँफते रहता है, क्या करता है? हाँफने लगता है। काहे हाँफ रहा है? उसको ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बनना शुरू हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, जब आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के मांसपेशी को नहीं मिलेगा, तो उन मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो पूरा दर्द करेगा। बाप रे बाप, अरे भैया ये भैया, इधर तकराई थे, उधर इसे हुए थे, इधर दुखाई थे। कभी कभी आप एकाएक दौड़ने लगेगा, एकाएक बॉलिंग की जगह था, सब हाथ में दर्द भर जाएगा। क्या है? ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था उसको। और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण होगा? लैक्टिक का। क्या चीज का निर्माण होगा? लैक्टिक का। समझ में आ गई बात? और यही लैक्टिक अम्ल आपको क्या कर देगा? दर्द उत्पन्न कर देगा। तो नहीं लगता है कि आज बड़ी चली है, सब सब तरतराई थे भैया, क्या कहोगे, तरी तेलवा ना लगा देवे, कहता है कि नहीं कहता है? बोलिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। और देख लीजिए आगे, अब आगे समझ में कैसे दर्द करता है आपका शरीर से। तो आपका शरीर जब भी दर्द करे, चलने के बाद, खेलने के बाद एकाएक, और वही लगातार खेलते रहिएगा तो फिर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचते रहेगा। एक दिन दो दिन दर्द करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, है ना? तो उसको अगर रेगुलर ऐसा करते रहिएगा तो आपको लैक्टिक अम्ल फिर नहीं बनने लगेगा और आपका शरीर फिर चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। समझे कि नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, एकाएक जाके बॉलिंग कीजिए और मान लीजिए रात में ना उठिए ना रहा, पखुरे में ना उठ रहा है मैया, काहे बाबू आज दिन बड़ी दिन पर खेली है ना, सब पखुरे में ना उठी थे, अब बॉलवो ना फेंका रहा है कि नहीं? तो वही लैक्टिक अम्ल भर गया। क्या भर गया? लैक्टिक अम्ल। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अब चलिए हमको एक चीज बताइए जरा सा, बर्तन में लगा हुआ दाग धब्बा देखे हैं, जल्दी नहीं छूटेगा। जल्दी छूटता है? नहीं छूटता है। तब हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं? नींबू के रस का।
पूरा नींबू का रस डाल करके वैसे ऐसे करते हैं तो छूट जाता है। तो नींबू का रस क्या है? अम्ल है। तो अम्ल से क्या होता है? बर्तन के दाग धब्बे को हटा देते हैं। बर्तन में लगे दाग धब्बे, बर्तन में लगे दाग धब्बे को दूर करने के लिए है ना, हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? नींबू का रस का। दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नींबू का रस का। इसलिए ना कहता है कि भीम बार ले आइए, बर्तनों को चकाचक बनाइए, भीम बार में मिला हुआ है नींबू का रस, है कि नहीं? सब बेच देता है इसी कर करके, समझे कि नहीं? अब आगे देख लीजिए, अब ध्यान समझिए। और इसका कहां उपयोग है? क्या था जी? छठा क्या था? पांचवा के बाद छठा, ठीक है ना? छठा देख लीजिए, मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है, याद रखिएगा। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर 7 से कम हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय। मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय। और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। बात समझ में आ गई? तो आपसे कोई पूछेगा जल का पीएच मान 7 तो उदासीन। अब मिट्टी का पीएच मान भी कितना होता है? 7, मतलब उदासीन। समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछेगा मिट्टी का पीएच तो क्या बताइएगा? 7। अच्छा, और 7 से कम हो गया तब क्या हो जाएगा? 7 से कम मतलब मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय। मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय। और जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो आपको क्या डालना पड़ेगा? मिट्टी में भस्म। मिट्टी में क्या डालना पड़ेगा? भस्म। तो भस्म के रूप में क्या डाल दीजिएगा? तो भस्म के रूप में चूना डाल दीजिए मिट्टी में। फिर समझे? जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको क्या डालना पड़ता है? चूना। क्या डालना पड़ता है? चूना। और 7 से अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया तो मिट्टी क्या हो गई? क्षारीय। मिट्टी क्या हो गई? क्षारीय। और क्षारीय हो गया तो क्या डालना पड़ेगा? अम्ल। तो अम्ल के रूप में उसमें क्या डाल दीजिएगा? तो अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तो अम्ल के रूप में क्या डाल दीजिएगा? तो आप डाल दीजिए क्या चीज? CaSO4, है ना? जिप्सम डाल दीजिए ना, CaSO4 × 2H2O, है ना? क्या डाल दीजिएगा? जिप्सम। क्या डाल दीजिए? CaSO4 × 2H2O, जिप्सम डाल दीजिए आप लोग। क्या डाल दीजिए? जिप्सम। क्या डाल दीजिए? जिप्सम। आगे समझ में? तो जब मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी तो भस्म डालिए, भस्म के रूप में चूना। और मिट्टी में अगर क्षार ज्यादा हो गया तो अम्ल के रूप में क्या डाल दीजिएगा आप लोग? जिप्सम डाल दीजिए। समझ में आ गई बात है? तो इस तरह से आप मिट्टी की क्षारीयता को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका जल का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अच्छा, 7 से अगर कम हो जाएगा पीएच मान तो वह क्या हो जाएगा? जल माने अम्लीय हो जाएगा। और जब अम्लीयता बढ़ जाएगी तो जीव जंतु क्या हो जाएंगे? नष्ट। अम्लीयता बढ़ने पर जीव जंतु पर क्या हो जाता है? खतरा। जीव जंतु क्या हो जाएंगे? खतरा से भर जाएंगे, समझे कि नहीं? उनका जिंदा रहना ये हो जाएगा। तो 7 से अधिक या कम होने पर जलीय जीव पर क्या हो जाएगा? खतरा। जलीय जीव पर खतरा। तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को आपको दूर करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? आप देख लीजिए, आपको नेटल का पौधा होता है। नेटल का पौधा देखे हैं? एकदम देखे हैं। नेटल का पौधा कहते हैं, इस नाम नहीं सुने हैं क्या? या बिछौती का पौधा, इसी को कहते हैं बिछौती का पौधा। बिछौती का पौधा, ये बिछौतिया नहीं, बिछौती का पौधा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? बिछौती का पौधा, समझे कि नहीं? यह क्या करता है? आपके शरीर में अगर लग गया तो खुजली उत्पन्न कर देगा। खुजली वाला पौधा आपके शरीर में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? खुजली वाला पौधा। जैसे ही यह हमारे शरीर को टच करता है, जैसे ही यह हमारे शरीर को क्या करता है? टच करेगा, शरीर में क्या हो जाएगा? शरीर में खुजली होने लगेगा, परेशानी होने लगेगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? फार्मिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? फार्मिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? फार्मिक अम्ल की वजह से। और कौन फार्मिक अम्ल हम बता रहे हैं? वही फार्मिक अम्ल जो मधुमक्खी के डंक में, वही फार्मिक अम्ल जो आपको बिच्छू के डंक में, वही फार्मिक अम्ल जो चींटी के
दंत में पाया जाता है, वही फार्मिक अम्ल इसी नेटल के पौधे में पाया जाता है। जैसे ही आपके लगेगा चुनचुनाना शुरू कर रहे हैं, आगे समझ में। लेकिन एगो खासियत क्या है, जहां जहां नेटल का पौधा रहेगा वहीं वहीं डॉक का पौधा रहेगा। क्या चीज का पौधा रहेगा? डॉक का पौधा एकदम साथे साथे रहेगा, अगले बगल में रहेगा। जहां जहां मैंने नेटल का पौधा रहेगा वहीं डॉक का भी पौधा रहेगा। तो डॉकवा का पौधा जब क्या है, डॉक का ई अम्ल है, नेटल का पौधा क्या है? अम्ल। तो अम्ल है तब ना फार्मिक अम्ल लिखे। जो आपके शरीर में क्या कर दिया? खुजली। जो आपके शरीर में क्या कर दिया? खुजली। और वही जो पाया जाता है डॉक का पौधा, जो क्या है? जो है भास्मिक। जो क्या है? भास्मिक। तुरंत इसको लगाइए, अम्ल का काट भस्म से, अम्ल का काट भस्म से, समझे कि नहीं? तो डाक का पौधा वही जे मिलेगा जहां नेटल का पौधा होगा, समझे कि नहीं? तुरंत खुजली हो गया, डाक का पौधा कवारिए, उसको रगड़ करके सब लगा लीजिए, शांति आपको, जहां जहां खुजला रहा है शांति आपको मिल जाएगी। तो अम्ल था ही, इसको शांत कौन कर दिया? डाक का पौधा। काहे? भस्म बन करके। कैसे? भस्म बन करके। कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? आ गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? तो अम्ल और भस्म बढ़िया से पढ़ लिए। तो चलिए लवण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? लवण। लवण को भी बढ़िया से पढ़ लीजिए जब आपका विचारे है तो, है ना भी? जखनी कर जाए छोड़ देंगे, है ना? जब कर जाएगा क्या हो जाएगा? छोड़ देंगे। एकदम कम पर हो गया होगा, यार एकदम कम। चलिए लवण देख लीजिए। लवण, ए भैया सुनो ना, इधर बहन सुनो, क्या है? तो अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म को जब आपस में प्रक्रिया करवाएंगे, प्रतिक्रिया करवाएंगे तो क्या बना देगा? लवण और प्लस जल। क्या बना देगा? लवण प्लस जल। समझे कि नहीं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। इसे ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। ये तो पता है। जैसे ही आप अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बन जाएगा? लवण प्लस जल। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। तो इन लवणों भी होता है प्रकार में, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? इस आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक को कहते हैं सामान्य लवण, एक को क्या कहते हैं? सामान्य लवण, समझे कि नहीं? एक को कहते हैं अम्लीय लवण, एक को क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। एक को कहते हैं हम लोग क्या चीज? भास्मिक लवण। एक को क्या कहते हैं? भास्मिक लवण। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि लवण कितना तरह का, तो कितना तरह के बताइएगा? 3 तरह का। एक हो गया सामान्य लवण, दूसरा हो गया अम्लीय लवण, और तीसरा हो गया भास्मिक लवण। पहला, दूसरा, तीसरा। निश्चित तौर पर जो अम्ल होगा यानी कि हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन होगा उसमें। अब भास्मिक लवण का मतलब कि उसमें OH भी मौजूद होगा। लेकिन आपको हमने क्या पढ़ाया है? आपको हमने पढ़ाया है ना? आपको हमने पढ़ाया है मेरे भाई कि जब भी अम्ल का मतलब है क्या? हाइड्रोजन आगे, और भस्म का मतलब है OH पीछे। लेकिन जब लवण में वो बनेगा तो लवण में हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन आयन बीच में, और OH आयन क्या रहेगा? बीच में, आगे या पीछे नहीं रहेगा। तो जब आगे नहीं हो और पीछे नहीं हो और बीच में हो तो समझ लीजिए कि लवण है। लेकिन कैसा लवण है? अगर हाइड्रोजन बीच में है तो वो हो जाएगा आपका अम्लीय लवण, और अगर उसमें OH मिला हुआ है तो समझ लीजिए कि भास्मिक लवण। और जिसमें न H है न OH है वह है सामान्य लवण। हाँ, बजा सकते हैं। ये तो ऐसे ही हम समझा दिए आपको। वह क्या है? सामान्य लवण। जिसमें न H है न OH है उसको बोलेंगे सामान्य लवण। जिसमें H आयन बीच में है तो वो हो जाएगा अम्लीय लवण। जिसमें OH आयन बीच में है वह हो जाएगा भास्मिक लवण। आगे समझ में? यही बतिया को लिख देना है, बस आप समझ गए। वैसा लवण, क्या लिखिएगा? वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, जिसमें विस्थापनशील
देखिए ध्यान से, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील न तो हाइड्रोजन आयन हो और न ही हाइड्रोक्साइड आयन हो, न उसमें हाइड्रोजन आयन हो और न तो क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जैसे देखिए, आप हमको बताइए, NaCl, इसमें कहीं HOH है? तो ये हो गया कैसा लवण, सामान्य लवण। कैसा लवण हो गया, सामान्य लवण। आप बताइए KCl, कहीं है HOH? तो ये हो गया आपका सामान्य लवण। अब आप हम बता रहे हैं Na2SO4, इसमें कहीं भी देख रहे हैं H या OH है तो सामान्य लवण हो गया। CaSO4, कहीं भी लवण है, H या OH है तो ये हो गया सामान्य लवण। या हम लोग कहते हैं NaNO3, कहीं भी H या OH है तो इसको कहेंगे सामान्य लवण। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, इसमें अम्लीय वाला में वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, समझ में आ रहा है बात? जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन, कौन आयन, हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। और हमेशा कहां रहेगा ये, बीच में। कहां रहेगा, बीच में। ध्यान से समझिएगा, कहते हैं NaHCO3, H कहां है भैया, ये लवण है, लेकिन इसको क्या, कौन सा लवण कहेंगे, अम्लीय। कौन सा लवण कहेंगे, अम्लीय। जरा सा ध्यान दीजिएगा, NaH2O4, NaH क्या, 2O4, H कहां है मेरे भाई, सिस्टर कहां है, बीच में, तो क्या बोलेंगे इसको, अम्लीय लवण। वाह, अब आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। अब हमको बताइए, Na3 है ना, HPO4, इसमें H कहां है मेरे भाई, बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। समझ में आ रहा होगा? ऐसा कोई चीज नहीं बता रहा है जो आपके समझ से बाहर का चीज है। समझ में आ गई बात? और उसी प्रकार से इसमें लिख दीजिए, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो, उसे भास्मिक लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भास्मिक लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भास्मिक लवण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप देख लीजिए, MgOHCl, MgOHCl, OH कहां है, CaOHCl, OH कहां है, बीच में है। तो इसको कौन सा लवण कहेंगे मेरे भाई, जोर से बोलिए ना, BaOH का होल टू Cl, इसको क्या कहेंगे हम लोग, भास्मिक लवण। क्या कहेंगे, भास्मिक लवण। या हम लोग बोलते हैं BiOHCl, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भास्मिक लवण। आ रहा है समझ में? अब हमको ये बताइए बहुत अच्छे से कि आपको अगर भास्मिक लवण समझ में आने के लिए क्या होना चाहिए? अरे भैया क्या होना चाहिए, क्या पहचान होना चाहिए? OH होना चाहिए। कहां पे? और पीछे रहेगा तब वो क्या हो जाएगा, भस्म। लेकिन बीच में रहेगा तो हो जाएगा लवण। लेकिन कैसा लवण, भास्मिक लवण। हाइड्रोजन अगर पहले लगा हुआ है तो है अम्ल, लेकिन अगर बीच में लगा हुआ है तो है वो लवण। लेकिन कैसा लवण है, अम्लीय लवण। आ रहा है समझ में? और जिसमें ना H हो ना OH हो, वह क्या हो जाएगा, सामान्य लवण। वह क्या हो जाएगा, सामान्य लवण। हम जान रहे हैं समय भी हो गया है, बैटरी भी खत्म हो गई है ना। तो अगला दिन अब हम लोग पढ़ेंगे। आज पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं, अगला दिन पार्ट 3 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।